Good evening, learners. Welcome to SR Study. Myself, Soumya Mishra, your guide for English literature and language. So today we're going to start with the first chapter of Flamingo, that is the last lesson. अब इसे start करने के पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. As we can only decipher from the topic only, the last lesson इसका मतलब यहाँ पे last class के बारे में बात होगी. इस चैप्टर में हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहले आपको ऑथर का जो नाम है वो याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एमसीक्यू फॉर्म में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको इसका ऑथर के नाम याद रखना पड़ेगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. मैंने आप लोग के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, मतलब मैंने बहुत पैराग्राफ फॉर्म में नहीं रखा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. मैंने आपको देखो पॉइंट्स बनाकर भी दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रांस रिलक्टेंस टू अटेंड स्कूल. अब पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोलॉग दे देती हूँ इस स्टोरी का, कि इस स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो है फ्रांस. ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है. अब वो एक छोटा सा बच्चा है जिसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जैसे कि आप लोग भी सोचते हो कभी कभी कि कौन स्कूल जाए, इतना टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा घर में रह के हम लोग खेल सकते हैं. तो वैसे ही उसको भी खेलना, टाइम पास करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें पसंद होती थी. बट उसको पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो स्कूल ना जाना ज़्यादा प्रेफर करता था. उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पे, ये जो मेन डे की बात हो रही है वो ये है कि आज उसकी आखिरी क्लास है, बट ही इज़ अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट. उसको नहीं पता है कि आज मेरी आखिरी क्लास होने वाली है. तो नॉर्मली हर दिन की तरह ज़बरदस्ती उसकी मम्मी भेज रही होती है. ठीक है, ये आपका प्रोलॉग है, इतना दिमाग में रखिएगा. द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ यंग बॉय नेम्ड फ्रांस. अच्छा, नरेशन का मतलब क्या होता है? जो कहानी सुना रहा होता है. ठीक है, उसे हम लोग नरेटर कहते हैं. तो अब ये कहानी सुना कौन रहा है? एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम फ्रांस है. On the morning of the last French lesson, France is hesitant to go to school. He hasn't prepared his lessons on participles. ठीक है, अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता बिकॉज इसको होमवर्क मिला है और उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है. तो ऑब्वियस सी बात है, उसको लगेगा ना कि अभी मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, फिर मुझे सर भी डांटेंगे, मार भी पड़ सकती है, इससे अच्छा मैं स्कूल ही ना जाऊँ. आपने भी बचपन में ऐसा काम किया होगा कि जब बचपन में आपको होमवर्क्स मिलते होंगे लेकिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता किसी रीज़न की वजह से, तो आपको जाने का मन नहीं करता स्कूल. आपको लोग को लगता है कि कौन जाए स्कूल, अभी डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, मैम से सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा है आराम से घर पे बैठे रहते हैं. एंड फियर्स अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर एम हैमिल. अगेन ये उनके टीचर का नाम है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो अभी तक हम लोगों ने दो कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है. पहला है फ्रांस, ठीक है, और दूसरे हैं एम हैमिल. फ्रांस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एम हैमिल इज अ नेम ऑफ अ टीचर. ओके, तो अभी वो डर रहा है अपने टीचर के डांट सुनने से, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. बट उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं मिस करवा सकती मैं तुम्हारा. बट इवेंचुअली डिसाइड्स टू गो. उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो उसको कैसे एटमॉस्फेयर मिलता है, ये उसके बारे में बात की गई है. अनयूजुअल एटमॉस्फेयर इन द विलेज. सॉरी, यहाँ पे स्कूल होगा. ठीक है. As Frank walks through the village, he notices an unusual quietness. अब जैसे जैसे वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो उसको एक अजीब सी शांति मिलती है, और वो शांति को उसने किससे कंपेयर किया हुआ है? संडे से. ठीक है, बिकॉज यूजुअली आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्किंग डेज होते हैं, मंडे टू सैटरडे आप लोग का स्कूल भी होता है, बट संडे को आपको थोड़ी सी शांति मिलती है ना. और यूजुअली आपने देखा होगा जो शॉप्स वगैरह भी होती हैं वो संडे को यूजुअली बंद रहती हैं, बाकी मंडे टू सैटरडे वो हमेशा खुली रहती है. तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये है कि मंडे टू सैटरडे थोड़ा सा वर्किंग क्राइटेरिया चलता है, सब लोग बिजी रहते हैं, बिजी स्केड्यूल रहता है सबका, सब लोग चहल पहल होती है. बट संडे को एकदम शांत माहौल रहता है. तो यहाँ पे उसने स्कूल के उस दिन को भी संडे से कंपेयर किया और बोला है कि एकदम संडे जैसे फीलिंग होती है ना, एकदम वैसी उसको स्कूल से आ रही थी. He passes the town hall wherever villages have gathered in front of the bulletin board. अब जब वो कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था, मतलब एंटर कर रहा था अंदर, तो आपने देखा होगा स्कूल में नोटिस बोर्ड वगैरह लगा होता है. वहाँ पे उसने देखा कि बहुत क्राउड इकट्ठा है. ठीक है, वो क्राउड इकट्ठा क्यों था मैं आपको पहले बता देती हूँ. यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन के बीच में वॉर चल रही थी. ओके, तो वॉर जब चलती है तो वॉर की जो न्यूज़ वगैरह होती हैं वो सब जो बुलेटिन में लगती है ना कि आज ये हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग जीते,
ठीक है। और इतने लोग हमने ऑपोजिशन को इतने शोल्डर्स को मार गिराया, तो जितनी भी अपडेट्स आती हैं वॉर का वो उस बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था और उसी के पास सब लोगों ने क्राउड इकट्ठा करी हुई थी। दिस इज वेयर द न्यूज़ ऑफ वॉर एंड मिलिट्री ऑर्डर्स आर पोस्टेड। अब यहाँ पे वॉर की न्यूज़ और मिलिट्री ऑर्डर्स को यहाँ पे पोस्ट किया जाता था, ठीक है। फ्रांस डज नॉट स्टॉप टू इन्वेस्टिगेट बट दिस ओमनियस गैदरिंग सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब वो यहाँ पे रुक के जानना तो नहीं चाहता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसको बात पता थी कि जो अभी वॉर का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठा होगी किसी ना किसी न्यूज़ या फिर अपडेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इसने इस पूरे तरीके से इग्नोर करते हुए बोला कि वैसे भी हमको पता है कि आगे मेरे साथ पूरे दिन में क्या होने वाला है, वही शांति भरा माहौल रहेगा, बिकॉज अभी वॉर का टाइम भी चल रहा है तो इतनी चहल पहल हो सकता है ना मिले। सरप्राइज एट स्कूल। अब जब वो स्कूल पहुंचता है, अपने क्लासरूम के बाहर जाता है, तो उसको एक सरप्राइज मिलता है और वो सरप्राइज क्या है? When Franz arrives at school, he is surprised by the calmness and seriousness in the air. अब जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस लगी हुई है, मतलब सीरियसनेस एज इफ कि बहुत सब लोग एकदम सीरियस माहौल में हैं, लाइक एज इफ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, फिर बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत सीरियस इम्पैक्ट पूरे माहौल में हो गया है, ठीक है। और बहुत ही शांति भरा माहौल था। अनलाइक द यूजुअल नॉइजी क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सिटेड क्वाइटली। अब आपने नोटिस किया होगा जब आप भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के पहले असेंबली का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपका स्कूल 7:30 से होता है, ठीक है, 7:30 AM से स्टार्ट होता है, मतलब 7:30 AM पे आपकी रिंग होती है बेल असेंबली के लिए, और मान लीजिए आप पहुंचते हैं 7 बजे स्कूल, तो जो आपके पास आधे घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है वहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ग्राउंड में टहल सकते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था, बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी पूरे माहौल में, और जहाँ पे लोग बात करते हैं एक दूसरे से, बहस करते हैं, सॉरी, बात करते हैं, घूमते हैं, कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या नोटिस किया कि एकदम शांति है, सब लोग अपने सीट पे बैठे हुए हैं और आराम से टीचर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। The students are already seated quietly. He also notices M. Hamel dressed in his finest clothes. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो मिस्टर एम हैमल का जो अपीयरेंस था वो बहुत ही फाइन होता था, मतलब एकदम वेल ड्रेस्ड होकर आते थे। समथिंग ही ओनली डज ऑन स्पेशल ओकेजन्स। अब यहाँ पे से आपने देखा होगा कि जो इंसान हमेशा नॉर्मल रहता है पर्टिकुलरली, ठीक है, लेकिन किसी ओकेजन्स में वो एकदम तैयार होके आ जाए तो आपको एकदम डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट पर्सनालिटी लगेगी। तो वैसे ही एम हैमल के साथ भी होता था, वो बहुत ज़्यादा एकदम बन ठन के तैयार जो होता है वो उस दिन आए थे, जो कि यूजुअली वो किसी ओकेजन पे ही इतना तैयार होते थे। And the village elders, including former mayor Black Smith and others, sitting in the back of the classroom. अब ये स्ट्रेंज चीज़ थी, नोटिस करने वाली चीज़ थी कि यूजुअली आपको क्या लगेगा, स्कूल में कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, 1st से 12th तक के क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, नर्सरी और केजी के जो बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप्स होते हैं, वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि हमारे स्कूल में हमारे दादाजी पढ़ रहे हैं, हमारे दादी जी पढ़ रही हैं, हमारे पापा पढ़ रहे हैं? ऐसा तो कभी होता नहीं है। बट स्टिल वहाँ पे जब वो अपनी क्लासरूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि ना ही सिर्फ बच्चे स्टूडेंट्स बल्कि बड़े बड़े लोग भी आए हैं, मतलब जो एल्डर लोग हैं वो लोग भी आए हैं, विलेज के सारे लोग बड़े बड़े जितने हैं वो सब लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए हैं। तो ये चीज़ को थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज स्कूल में तो हम लोग नॉर्मली बच्चे लोग ही जाके पढ़ते हैं, बट हम लोग के मम्मी पापा को क्या पढ़ना है, हम लोग के दादा दादी को क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। This surprises France even more as the elders never attend the school. अब उसके अकॉर्डिंग जो elders होते हैं वो स्कूल क्यों पढ़ेंगे, उनका तो वो तो हो चुका है ना, उनका स्कूल खत्म हो गया है। अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वो लोग थोड़ी ना स्कूल आएंगे। तो ये चीज़ उसके लिए थोड़ी सी बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की थी। देन द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन। अब यहाँ पे जो है वो मेन जो क्रक्स है वो निकल के आता है कि उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो ये था कि उसको ये पता चलता है कि आज जो वो लेसन अटेंड करने जा रहा है, आज जो उसकी क्लास अटेंड होने जा रही है वो उसकी आखिरी क्लास है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप अपने स्कूल में इतने सालों से पढ़ रहे हो और एक दिन अचानक से आप स्कूल जाएं और आपको पता चले कि आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है, ठीक है, आज के बाद आप इस स्कूल में आके कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसा लगेगा, आपको बिल्कुल पहले से कुछ पता भी नहीं है, तो बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही शॉकिंग हो जाएगा उस आपके लिए। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रांस के लिए भी था, क्योंकि भले ही उसको स्कूल ना पसंद हो,
भले वो स्कूल ना आना चाहता हो, भले उसको होमवर्क करना ना पसंद हो, बट स्टिल उसके लिए ये चीज़ उतनी ही शॉकिंग थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन स्कूल अचानक से बंद हो जाना या फिर हमारी ये लास्ट लेसन होना, ये तो कोई बात नहीं होती। एम हैमिल begins the lesson with an announcement that stuns फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास। अब एम हैमिल ने एक अनाउंसमेंट करी जिसने सबको, फ्रांस को भी और जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जितने भी विलेजर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, उन सबको एकदम शॉक में डाल दिया। और वो न्यूज़ कौन सी थी ये बताइए, ये सुनिएगा। He reveals that this will be their last French lesson। ठीक है, अब उसने बोला कि ये आप लोग का आखिरी फ्रेंच लेसन है, मतलब आज के बाद आप लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। आप ऐसा समझिए कि आप लोग अभी स्कूल जाते हैं, आप लोग के पास 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप लोग ये मानिए कि आप लोग स्कूल गए और आपको बोला गया कि बेटा आज से आप लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी बंद, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने हिंदी हटाई, इंग्लिश नहीं हटाई, बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ बेटा मैं इंग्लिश हटा रही हूँ तो हाँ ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग इंग्लिश में बात ही कहाँ करते हैं, हम लोग को हिंदी में ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहती है, इसलिए मैंने हिंदी हटाया। आप लोग स्कूल गए और आप लोग को ये पता चला कि अब से इंग्लिश में सब लोग बात करेंगे और हिंदी में कोई भी बात नहीं कर सकता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो आप लोग को एक शौक लगेगा ना, अरे अगर हम लोग तो हमेशा से हिंदी में बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स, लेकिन अब हम लोग बात ही नहीं कर सकते, हम लोग को सिखाई नहीं जाएंगी हिंदी, हम लोग बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। बिकॉज द प्रूशियन अथॉरिटी ऑर्डर्ड, अच्छा प्रूशियन ये जर्मनी का पार्ट है, ठीक है, प्रूशियन अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ना फ्रेंच और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी, सॉरी फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें जो जर्मनी है वो जीत गया था और फ्रांस जो है वो हार गया था। अब सिंपल सी बात है, आपने बोला एग्जाम्पल सुना होगा ना, बचपन में आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, गली क्रिकेट, तो बोलते हैं ना कि जिसका बैट होगा वही पहले बैटिंग करेगा, और अगर बैट मेरा है तो मैं मैच छोड़ के बीच में जा भी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जिसका बैट होता है वही बॉस होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब क्योंकि जर्मनी जीता था तो जर्मनी बोलेगा कि नहीं मेरी लैंग्वेज चलेगी। जैसे कि आप लोग इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, जब ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हुआ था हमारे इंडिया में, उसके पहले किसी को इंग्लिश आती थी, किसी को नहीं आती थी, बट वो उन लोगों ने इन्वेजन किया, उन लोगों ने बोला भैया ऐसा है कि हम लोग को यहाँ पे करना है राज, और जो हम लोग की लैंग्वेज है वही आप लोग को भी बोलनी पड़ेगी। आप लोग, हम भी इंग्लिश बोलेंगे, आप भी इंग्लिश बोलिएगा, ठीक। अब वो अलग बात है कि हम वहाँ से उन लोग को हटा दिया गया इंडिया से, और अब फाइनली हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तभी हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, इसीलिए आपको अब इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। This new German will be taught in schools in Asles and Lorraine. Asles and Lorraine is a name of the cities. This news shocks Franz and he feels immense guilt and regret for having taken his French lesson so lightly in the past. अब यहाँ पे feeling of guilty उसको समझ में आ रही है। वो वाला कहावत सुना है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला सीन है कि अब जब उसको पता था कि अब उसको फ्रेंच लेसन कभी नहीं मिलने वाला, वो फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकता है, अब उसको गिल्ट हो रहा है कि काश मैंने फ्रेंच पढ़ ली होती ढंग से, काश हमने ध्यान दे दिया होता सर के क्लासेस में, तो शायद आज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती होती। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग के आगे आप बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये तो चैप्टर आप लोग के लिए कह सकते हो कि रियलिटी चेक की तरह है, कि अगर आप लोगों ने अभी अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी, सोचो कि अभी तो 4 महीने बचे हैं, अभी तो 5 महीने बचे हैं, बोर्ड्स तो मार्च में होगा, बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आखिरी में क्या होगा, फिर आखिरी में प्रेशर क्रिएट होगा आप लोग के अंदर कि अब तो बस 2 ही महीने बचे हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो आपके दिमाग में बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट हो जाएगा। तो इसीलिए तब आप ये सोचेंगे कि काश उस टाइम जब मैम ने पढ़ाया था, उस टाइम मैम की वीडियोस देख ली होती ढंग से, उस टाइम समझ लिया होता मैम का पढ़ाया हुआ चैप्टर, तो कम से कम आज हम आंसर लिखने लायक तो होते ही, ठीक है। और ये सिर्फ इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो गया, पीसीएम हो गया, कॉमर्स हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट आप उठा के ले लो, सबके साथ यही फॉर्मूला चलता है कि अगर आपने टाइम रहते कोई चीज़ नहीं करी तो फिर बाद में आपको गिल्ट होगा ही होगा। और यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं है, आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लीजिए, आपको अगर आपने वो ना कि समय की इज्जत नहीं करोगे तो फिर बाद में समय आपकी भी इज्जत नहीं करेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ न्यू एप्रिसिएशन फॉर द फ्रेंच।
अब जब लोगों को ये पता चल गया कि हमें अब फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलने वाली, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ सकते हैं, तब उन लोगों को लगा कि अब हमको फ्रेंच सीखना है। बट आप मुझको ये बताइए कि जो इंसान, आप अभी 12th क्लास में हैं सब लोग, आपने आप लोग अभी 16 17 के हो गया है, इसके अराउंड हो गए। जो काम आप लोग 17 साल में नहीं कर पाए, वो काम आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्लास से कर लेंगे? ये बताइए। जब आपने पिछले 17 साल में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इंग्लिश बोलना नहीं सीखा है, फिर फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कोशिश भी नहीं करी, तो अगर आप ये चाहें कि हम 17 सालों में तो इंग्लिश नहीं बोल पाए, एक काम करते हैं, एक क्लास करते हैं और इंग्लिश सीख जाते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। तो इस टाइम पे आपको क्या लगेगा, काश हम लोग को बचपन से हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लें, बचपन से हम लोग को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अगर हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ा होता तो हम लोग को आज कितनी इंग्लिश आती। अगर हम लोग ने बचपन से थोड़ा-थोड़ा बोलना भी स्टार्ट किया होता तो हम लोग को कितनी इंग्लिश आती। तो ये टाइम, ये अब पता है आप लोग कब सोचते हैं? जब एकदम आखिरी का एकदम एज पे होते हो, टाइम खत्म होने के, तब आप लोग के दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं। यही प्रॉब्लम है। बस ये थॉट तो सही है, गलत टाइम पे थॉट आया है। थोड़ा-सा और पहले अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ जाए तो फिर सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है ना कि आप लोग चाह कर भी उससे भाग नहीं सकते। बिकॉज़ अभी आप लोग 12th तक, अगर मैं आप लोग को एक थोड़ा-सा बेसिक क्राइटेरिया भी बताती हूँ, अगर आप अब इस वक़्त 12th में हैं, 12th तक आपकी तो हिंदी चलो है, बट इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, और अपनी फर्दर एजुकेशन आगे परस्यू करेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ हिंदी में नहीं मिलेगा। वहाँ पे सब कुछ हिंदी में ही होगा। इवन अगर आप अभी आगे सीयूटी भी देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देंगे, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, मतलब सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा। तब आपको प्रॉब्लम राइज़ होगी, बिकॉज़ वहाँ पे आपको ये स्टोरीज़ नहीं मिलने वाली। वहाँ तो और ज़्यादा टफ चीज़ें रहती है, ग्रामर रहती है, वो और ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है कि ग्रामर कैसे करना है, कहाँ पे क्या लगना है, कुछ बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि काश हम सिर्फ 9 से 12 तक की ग्रामर पढ़ लेते, मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तो आई होप ये सुनने के बाद आप लोग वो गलती नहीं करेंगे और थोड़ा-सा दिमाग में वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, अभी से पढ़ाई चालू करनी चाहिए। The lesson France reflects on his previous lack of interest in learning French. अब जितने टाइम वो क्लास चल रही थी ना, उतने टाइम वो यही सोच रहा था कि मैंने पिछली पूरी क्लासेस मिस कर दी, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि मैंने अपने ही देश की जो लैंग्वेज होती है, वो मुझको नहीं आती। अब देखो, मैं आपसे कनेक्ट करके चलती हूँ, हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी। अब आप ऐसा सोचो कि आप इंडिया में रहते हो, आपको हिंदी नहीं आती, इतनी शर्म की बात होगी, नहीं? कि मान लीजिए कि आपसे कोई बड़ा बात कर रहा है और आप बोले कि अंकल प्लीज़ डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो कहेंगे बताइए, इंडिया में रहता है बेटा, विदेशी बना दिया है, हिंदी नहीं आती है। तो वो भी बहुत शर्म की बात हो जाएगी ना कि नहीं, ये तो गलत बात हो गई है, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, हिंदी तो आनी चाहिए। हाँ, मुझे इंग्लिश आती है, वो अच्छी बात है, वो प्रोफ़ेशनल लाइन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट अगर आप नॉर्मली कैजुअली किसी से बात करो, तो अगर आप हिंदी में भी बात करोगे तब भी ठीक लगेगा, मतलब वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, फिर इंग्लिश की रिलेवेंस बता रही हूँ, तो बस आप लोग इंग्लिश ही इंग्लिश करते रहो। दोनों आने चाहिए, ठीक? As M. Hamel teaches with great passion, Franz realizes the value of his language and he becomes deeply aware of what it means to lose it. ठीक? अब जब वो उसके लेक्चर्स को सुन रहा था ना, जो एम हैमल पढ़ा रहे थे, पढ़ाते वक्त उसके दिमाग में आया। अब जब पर्टिकुलरली वो जो चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, वो उसको दिमाग में घुस गया। जैसे कि उस वक्त वो पार्टिसिपल्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, पार्टिसिपल्स इज अ टॉपिक ऑफ लैंग्वेज ग्रामर। वो उसको पार्टिसिपल्स पढ़ा रहे थे और वैसे तो उसने पूरे टाइम तक, पूरे साल उसकी कोई भी क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी थी, बिकॉज उसको पसंद ही नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन जब आज उसको क्लास करने का मौका मिल रहा था, तो उसको पता है कि अभी ये आखिरी क्लास है, इसके बाद मुझे सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और फ्रेंच लैंग्वेज का क्या है कि सब लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, हम लोग फ्रांस में हैं, सब लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। लेकिन अब कल से हम लोग को एकदम नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दैट इज जर्मन, जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है, हम लोग को आती नहीं है, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग को जर्मन बोलनी पड़ेगी। तो वही वाली बात है कि भाई किसी नई चीज़ के आने से अच्छा है कि हम लोग पुराने में ही खुश रहें। ठीक, वो वाली बात है। ही बिकम्स मोर अटेंटिव, सोकिंग इन एवरी वर्ड। अब वही वाली बात है कि अभी तक वो किसी भी लेक्चर को अटेंटिवली नहीं सुनता था, बट क्योंकि उसको जब ये चीज़ रियलाइज हो गई ना कि अभी आखिरी क्लास है, अब उसको गिल्ट महसूस हो रहा है कि अब मुझे आगे क्लास करने का मौका नहीं मिल पाएगा, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे आगे। उस टाइम पे उसने उस पर्टिकुलर क्लास को, जो लास्ट क्लास थी,
को बहुत ही ध्यान से आराम से सुनना चालू कर दिया। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर जितने अटेंटिवनेस से वो ये वाली क्लास कर रहा था, अगर उसने प्रीवियस सारी क्लासेस अगर इतनी अटेंटिव तरीके से करी होती तो शायद वो फ्रेंच लैंग्वेज का मास्टर हो सकता था, मतलब उसको बहुत अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज आ सकती थी। M. Hamel's reflection. M. Hamel speaks to the class about the importance of their language and culture. ये बहुत important है कि आपको इस पूरे चैप्टर में ना यही दिखाया गया है कि आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपकी जो बेसिस ऑफ यूनिटी होती है ना, वो आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अगेन आई कम टू द ड्राइंग पोर्शन। मान लीजिए कि आप लोग कहाँ गए हैं? साउथ। 5 दोस्तों के साथ आप गए एकदम बढ़िया से, ठीक, ऐसे सजा सजा के हंसते खेलते आप लोग साउथ पहुंच गए। आपने कहा मुझे तो रामेश्वरम जाना है भाई, मुझे दर्शन करने हैं और हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ भी है कि आपको तमिल एंड तेलुगु आती ही नहीं है। तमिल और तेलुगु जो है वो आपको नहीं आती है। अब आप अपने 4 दोस्त के साथ गए थे, हाँ, आपने 4 दोस्त के साथ गए थे। अब 4 में से इन दोनों को आती है, इन दोनों को तमिल लैंग्वेज आती है। अब आप मुझको ये बताइए, जब आप लोग साउथ में जाएंगे और लोगों से कम्युनिकेट करने, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ 5 लोग एक दूसरे से बात करते करते ही पूरा टाइम निकाल दोगे। किसी शॉप पे जाओगे, कभी कुछ खाने के लिए जाओगे, होटल पे जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी से भी बात अगर करोगे तो वो लोग तमिल या फिर तेलुगु लैंग्वेज ही प्रेफर करेंगे। बट आपको तो नहीं आती है, आपके उन 2 दोस्तों को आती है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कौन करेगा? आप, जिसको सिर्फ हिंदी आती है, या आपके वो 2 दोस्त जिनको हिंदी भी आती है और तमिल भी आती है? ऑब्वियस ही बात है कि ये दोनों ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस, यही मेन वो लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है, लैंग्वेज एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको यूनिटी में रख सकता है, जो आप लोग को यूनिफाई बना के रख सकता है। तो यही पे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है एम हैमिल के थ्रू। उन्होंने बोला है कि अगर हम लोगों ने लैंग्वेज को पकड़ के चलते, अगर हम लोग लैंग्वेज को पकड़ के चलते, अगर ये बोलते, मान लो कि उस पर्टिकुलर विलेज में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, मान लो कि 100 लोग रहते थे, अगर 100 के 100 को फ्रेंच आती तो वो लोग ये बोल सकते थे ना कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे जर्मन, सीधी सी बात है, भले ही आप लोग जीत गए हैं वॉर, लेकिन हम लोग अपना करिकुलम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सबको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। भाई इतने साल से हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अचानक से कैसे हम लोग जर्मन पे स्विच कर जाएंगे? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों को खुद ही फ्रेंच नहीं आती थी। अब जब जर्मन के लोग आएंगे, बोलेंगे आपको फ्रेंच आती है, तो भाई शर्म वाली बात हो जाएगी ना कि नहीं, हमें तो फ्रेंच आती नहीं। तो वो उन लोग के पास बोलने का एक मौका रहेगा। ये अच्छी बात है, वैसे भी आप लोग इतने साल से फ्रांस में रह रहे हो, फ्रेंच आप लोग को आती नहीं है, तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग नई लैंग्वेज सीखो, आप लोग जर्मन सीखो, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को कुछ आता तो है नहीं अपने लैंग्वेज के बारे में, तो कम से कम आप लोग नई लैंग्वेज सीखोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। यहीं पे उन्होंने ये पर्टिकुलरली यही पॉइंट डाला, अपना जो ट्रेडिशन होता है, जो कल्चर होता है, वो लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कैसे अपने एक दूसरे को सब लोग एक साथ बांध के रख सकते हैं। He blames himself for the villagers' lack of dedication to learning French. अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी ब्लेम कर रहे थे, बिकॉज जब भी वो क्लास लेते थे, जब भी वो क्लास होती थी, तो वो कभी कभी क्या करते थे फ्रेंड्स के साथ कि चलो अभी फ्री पीरियड है तो तुम लोग मेरे गार्डन में पानी डाल दो, या फिर मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो वो कभी कभी खुद भी कहीं ना कहीं उनकी कोई गलती थी, जिसकी वजह से वो उतना डेडिकेशन के साथ वो पढ़ा भी नहीं पाए। उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता था कि वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते थे, तो सारे लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज इस वक्त आ रही होती। एज वेल एज द पेरेंट्स who didn't take education seriously and sent their children to work on farm instead of school. और यहाँ पे कुछ कुछ पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को काम पे भेज दिया कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, पहले पैसा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, तुम स्कूल मत जाओ, लेकिन अभी तुमको काम पे जाना है। अगर उसी टाइम पे उसके उन लोग के पेरेंट्स ने ही बोला होता, बेटा ठीक है, हम लोग का जितना है हम लोग उतने में एडजस्ट कर लेंगे, बट अभी आप स्कूल जाइए, अभी आप एजुकेशन लीजिए, तो वहाँ पे प्रेजेंट सारे बच्चों को ही, लगभग मैक्सिमम बच्चों को फ्रेंच आ रही होती। और अगर फ्रेंच लैंग्वेज उन लोग को आ रही होती तो वो लोग कभी जर्मन बोलने पे मजबूर होते ही ना। He also speaks passionately about the beauty of French language, calling it the most beautiful language in the world and urging the students never to forget it. अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरे अकॉर्डिंग जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब सबको, अब आपके लिए भी, इंडियंस के लिए क्या होगा, हिंदी बहुत अच्छी है,
ठीक है, जर्मन्स के लिए क्या होगा, जर्मनी बहुत अच्छी है। तो जितने भी अलग अलग पर्टिकुलर नेशन होते हैं उनके लिए उनकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और वो अच्छी क्यों होती है? बिकॉज वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। अच्छी एज इन कि उसका कोई वो दिखने में सुंदर नहीं है, ठीक है, वो चलने में सुंदर नहीं है, उसके लंबे लंबे बाल नहीं है, या फिर वो गुड लुकिंग नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपके लिए कंफर्टेबल है। सिंपल सी चीज़ है कि जो भी चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल है वो आपके लिए अच्छी है। ठीक, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं पढ़ना है तो इस मैटर में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि पढ़ना नहीं है, फ़ोन चलाना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, ये आपका कंफर्ट जोन है। बट ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए यही अच्छा है, यही सही है। कौन ज़रूरी नहीं कि सब लोग पढ़ लिख के ही बनते हैं। अच्छा, ये हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पाया आज तक। ये जो बोलते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाई-लिखाई से कुछ नहीं होता है, बिज़नेस, पैसा, ये सारा चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लेट मी टेल यू जस्ट वेरी बेसिक थिंग कि आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, ठीक है? उनको भी बोलने का तरीका आता है, बात करने का तरीका आता है, कुछ वोकैब उन लोग की इम्प्रूव होती है। तो वो बेसिक एजुकेशन जो आपका 12th तक की एजुकेशन है ना, 12th तक की, वो आपकी बेसिक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आपको आगे पढ़ाई परस्यू करनी है या फिर बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट 12th तक की जो एजुकेशन होती है वो बेसिक होती है। ये तो गवर्नमेंट भी हम लोग से कहती है कि बेटा 12th तक पढ़ लो, ठीक है, वो बेसिक है, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और हाँ, इसमें लास्ट टाइम मतलब जब वो लास्ट क्लास ले रहे होते हैं, तो जाते-जाते वो अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं? वाइव ला फ्रांस लिखते हुए जाते हैं, ठीक? पढ़ते हैं हम लोग। द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स हु हैव कम टू अटेंड द दिस फाइनल फ्रेंच लेसन सिंबलाइजेस देयर रिग्रेट। और जितने भी वहाँ पे एल्डर लोग थे ना, जितने भी वहाँ पे एल्डर पीपल थे, जो ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड और जितने भी विलेजर्स थे जो ओल्ड हो गए थे या फिर जो जिनके पेरेंट्स भी आए थे, वो सब क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि उनको भी उतना ही रिग्रेट हो रहा है उस लैंग्वेज को ना सीखने का। काश हम लोग भी अपने टाइम पे इस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते, तो हम लोगों को आज फ्रेंच लैंग्वेज आ रही होती और हम लोग जर्मन लैंग्वेज बोलने पे मजबूर बिल्कुल नहीं होते। Solidarity with the rest of the village. They too are there to show their respect for M. Hamel. अब इसलिए मैंने आपको बोला टीचिंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, कि वहाँ पे ये था कि एम हैमिल को वो लोग एक ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे इस चीज़ के लिए कि आपने लोगों को पढ़ाया फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, और इसीलिए वो आज रिजल्ट ये निकल रहा है कि हम लोग को जर्मन की लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, ठीक है? Who has been teaching for 40 years. The elders who once neglected their own education now understand the gravity of the situation. अब वो लोग उन लोग को ये बात रियलाइज हो रही थी कि हम लोग भी अगर उस टाइम पे पढ़ लिए होते, टाइम पे हम लोग ने थोड़ा सा ध्यान दे लिया होता, तब भी हम लोग को आज बहुत ज़्यादा आ रहा होता। बिकॉज होता है ना कि वो बूंद बूंद से सागर बनता है, बहुत ही सही कहावत कही गई है। बिकॉज अगर आप अभी अपने एकेडमिक्स में भी देखेंगे कि अगर आप रोज़, पर्टिकुलरली मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर आप रोज़ 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 1 महीने में 30 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप 30 घंटे आराम से पढ़ ले रहे हो, और आप थोड़ा-सा इसको कैलकुलेट करके देख लेना कि आप एक सब्जेक्ट को 30 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत होता है, आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? बट हाँ, ये चलता रहता है कि आप कितने स्मार्टली पढ़ रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशंस पे। द इमोशनल एंड ऑफ द लेसन, अब और फाइनली अब जब वो उसमें समझाते हैं और उसको फील करवा रहे होते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारी यूनिटी का बेसिस है, तो उसके बाद फिर वो अपने लेसन को ख़त्म करते हुए कहते हैं, ये उनका थोड़ा सा एंडिंग पोर्शन है। एज द लेसन प्रोग्रेसेस द इमोशनल वेट ग्रोज हैवियर, एम हैमिल्स वॉइस ब्रेक्स एज ही गिव्स हिज फाइनल लेसन। अब आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग का फेयरवेल होगा अभी, ठीक है, स्कूल सब लोग स्कूल में होंगे, फेयरवेल होता होगा। तो इतने साल से बहुत बच्चे होते हैं ना जो हमेशा बचपन से पढ़ रहे होते हैं इस पर्टिकुलर स्कूल में, तो एक मेमोरी हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो जब वो पॉइंट आता है ना कि आपको पता है कि हाँ, अब हमको स्कूल नहीं आना है या फिर अब हम यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो वो टाइम जैसे जैसे पास आता है ना, वैसे वैसे और ज़्यादा आपको इमोशनल फील होने लगता है कि नहीं, मतलब इतने टाइम तक हम लोगों ने इस स्कूल में टाइम गुजारा है, स्कूल में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत अटैचमेंट्स हैं, टीचर से है और प्रिंसिपल से है, बच्चों से है, अलग-अलग जूनियर से, अपने सीनियर से, और वो एक बार के एक टाइम पे आके ख़त्म होने वाला है। बिकॉज़ जहाँ पे आपने 12th पास आउट किया, ज़रूरी नहीं कि आपको सबसे उतना ही कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना पड़े। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँ और आपके पास टाइम ही ना मिले उन लोग से बात करने का।
He moves to the blackboard and with a trembling hand writes the word Vive la France. ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो जाते जाते उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा था, ये इसको भी याद कर लीजिएगा कि जाते जाते उन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड पे कौन सा स्टेटमेंट लिखा था। तो वो आंसर है वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो जाते जाते वो अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए जा रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हमेशा अमर रहे, हमेशा रही। His words are both a final tribute to his country. M. Hamill, overcome with emotion, dismisses the class with a gesture of the student silently leave. ठीक है, gesture का मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, जैसे उन्होंने बस ब्लैक बोर्ड पे लिखा वाइव ला फ्रांस और अपने हाथ से ऐसे करके दिखा दिया कि भैया अब हो गई हमारी क्लास खत्म और अब यहाँ से चले जाइए आप लोग। ठीक है, तो बस इतना ही था हम लोग का चैप्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी थोड़ा सा थीम के बारे में। When I talk about themes, तो सबसे पहला आपको पैट्रियटिज्म दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा एक इमोशनल टच, कि इतने टाइम से वो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज भले ही पसंद आ रही नहीं आ रही है, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी खत्म होने वाली चीज ज्यादा आपको भारी भारी पड़ती है। जैसे कि अभी आप लोग सब लोग अभी अपने घर पे रहते होंगे, मैक्सिमम बच्चे अपने घर पे ही रहते होंगे, मम्मी पापा के साथ, बहनों के साथ। अब वो बात अलग है कि रोज आप लोग की कभी कभी बहस हो जाती है, कहाँ सुनी जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन स्टिल अगर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, मान लो कि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि 12th के बाद आपको अपनी आगे की एजुकेशन जो है वो बाहर से करनी है, तो अभी आप इलाहाबाद में हो, ठीक है। आई विल यूज इलाहाबाद ओनली, नॉट प्रयागराज, बिकॉज मैं बचपन से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा शुरू से इलाहाबाद चलता आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी इलाहाबाद में हैं और आपको 12th के बाद दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, तो होता है ना कि जब आप पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वो एक थोड़ा सा इमोशनल हैवीनेस आ जाती है कि कैसे रहेंगे, इतने टाइम तक हम लोग साथ में थे, इतने साल से हम बचपन से घर पे हैं, अब अचानक से एकदम अकेले रहना पड़ेगा, सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल नहीं होती, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देती है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तो चले साथ में मेरे, जो रहे साथ में। तो वही वाली बात है कि स्टार्टिंग में भले ही आप लोग जो अपने घर पे रहते थे, आपकी बहस हो रही है, कभी मम्मी से नहीं बन रही, कभी पापा से नहीं बन रही, कभी बहनों से नहीं बन रही, लेकिन स्टिल एट द एंड वो चीज़ जब छूट रही होती है ना हमेशा के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली 3 जो थीम्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट थीम्स रहेंगे। एक बार वापस से मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ फुट पॉइंट्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हम लोग करते हैं, इसको समराइज करते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन कैरेक्टर जो कि है फ्रांस, जिसको स्कूल, अच्छा देखो मैं अगर चेन टाइप में भी बनाऊंगी ना तो फिर आप लोग को बहुत तो कन्वीनियंस रहेगा समझने के लिए। जिसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने स्कूल जाता है और वहां पे उसको एक अजीब सी साइलेंस मिलती है, ठीक है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, स्ट्रेंज क्वाइटनेस मिलती है, जो कि किसकी तरह लगता है? संडे की तरह लगता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको मतलब नोट्स बना के चल सकते हैं, तो इससे आपको क्या होगा ना कि पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अभी लेक्चर सुना, उसके बाद आपने ये देख लिया, तो आपको वापस सब कुछ रिकॉल होने लगेगा, तो दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीजें। उसके बाद वो अपने स्कूल जाता है, वहां पर उसको एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस मिलती है, फिर वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है, ठीक है, जहाँ पे एम हैमिल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। यूजुअली वो थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर थे, बट यहाँ पे इस दिन जब आखिरी लेसन था तो वहां पे उनको लगता है कि बहुत ही नॉर्मल है। और वहां पे विलेजर्स भी प्रेजेंट थे, मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, जितने भी वहां के उस शहर के जितने भी लोग थे, एल्डर्स लोग थे, ओल्ड थे, वो सब लोग वहां पे आए थे ट्रिब्यूट देने मिस्टर एम हैमल को। ओके, उसके बाद जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था कि अब भैया ये आखिरी क्लास है, इसके बाद आप लोग को मेरी क्लास नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मेरी करनी पड़ेगी, मैं इसकी बात बोल रही हूँ, मेरी तो करो ही तुम लोग, करते रहो।
ठीक है। उसके बाद लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट, फिर वाइव ला फ्रांस, इतना बोल के हैमिल ने क्लास को एंड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ना पता है बहुत ही बेसिक पॉइंट्स डाले हैं कि अगर आपको सिर्फ इतना भी दिमाग में रहेगा तो आपको पूरा जो चैप्टर का एक बेसिक, बहुत ही बेसिक समरी कहूँगी मैं, बेसिक भी नहीं कहूँगी बिकॉज बेसिक भी सिर्फ लंबा ही जाएगा, बहुत ही बेसिक समरी जो है ना वो दिमाग में बैठ जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इस एक बेसिक स्टोरी की किसके बारे में स्टोरी है, तो ये आखिरी लेसन के बारे में स्टोरी है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फोकस किया गया है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस पे फोकस किया गया है। तो इससे क्या होगा ना, जब आप आंसर लिखने बैठेंगे ना, अच्छा आपके एनसीईआरटीज वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोग को ना आंसर लिखने का तरीका बता देती हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ना आंसर राइटिंग करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज सिर्फ 4 ही महीने आप लोग को लग रहा होगा तो 4 महीने ना ऐसा करोगे, सिर्फ 4 महीने ही बचे। आंसर राइटिंग करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे आप लोग अपने आंसर को और थोड़ा सा लेंदी बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आपको चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखिए। उसके बाद अपने इंटरप्रिटेशंस कि आपको क्या समझ में आया है। ओके, उसके बाद आप उसमें ऐड ऑन करेंगे, कहेंगे मैम आप पे क्या लिख रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चैप्टर कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, ऐड ऑन्स बताती होगी। चैप्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि लास्ट लेसन किसके बारे में कहानी है, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि मैम इसमें एक लड़का है छोटा सा जिसका नाम फ्रांस है और उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि आज उसकी आखिरी क्लास है और वहाँ पे एम हैमिल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। सिंपल। बट क्या आप लोग एग्जाम में इतना ही लिख के आएंगे? नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको लेंदी आंसर्स चाहिए होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आप अपना इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने थीम्स में बताया, तो ये थीम्स आपको उस चैप्टर में ऑलरेडी कहीं लिखा नहीं हुआ, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हाँ ये थीम है ये थीम है, लेकिन आप इसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि इसमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है, एक होता है ना नेशनलिज्म, एक मन में आता है कि अगर मैं फ्रांस में हूँ तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर मैं इंडिया में तो मुझे हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पैट्रियोटिज्म का फीलिंग हो गया और एक यहाँ पे लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी बिकॉज एम हैमिल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कल्चरली और ट्रेडिशनली यूनाइट रहते लैंग्वेज के बेसिस पे तो हम लोग को जर्मन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी देखने को मिल रहा है, एक इमोशनल टच देखने को मिल रहा है बिकॉज ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं कि जब हम ऐसे तो फ्रांस को स्कूल अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्लास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब जिस पॉइंट पर उसको पता चली कि अब आगे वो फ्रेंच लैंग्वेज अटेंड नहीं कर पाएगा, वो फ्रेंच क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उस चीज़ को वो लेके इमोशनल हो गया। और ना सिर्फ फ्रांस ही हुआ बल्कि सारे जितने भी विलेजर्स थे वो लोग भी आए थे एम हैमिल को ट्रिब्यूट देने, ये बताने के लिए कि हम भी फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि उनके सिर्फ इतना एक दिन के मानने से कुछ नहीं होता है। इसलिए कि आपने 15-17 साल हिंदी के बारे में सोचा भी नहीं, सॉरी इंग्लिश के बारे में सोचा भी नहीं, और अब आपको लग रहा है कि हम एक दिन में एकदम इंग्लिश पढ़ के दिखाएंगे, तो भगवान भी अगर ज़मीन पे उतर आएंगे तो वो भी ये काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।